इमेजिन करो मंडे मॉर्निंग है। बैंक की ट्रेजरी के पास मान लो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। 9:15 सुबह डीलर ऑफिस आता है, सब नॉर्मल, कॉफी सामने, स्क्रीन ग्रीन, लाइफ ब्यूटीफुल, और फिर इंटरेस्ट रेट अचानक ऊपर जाने लगती है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, यानी कि बॉन्ड प्राइसेस डाउन। डीलर बोलता है, सर लेकिन हमने तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है, गवर्नमेंट कहीं थोड़ी भाग जाएगी। बिल्कुल सही, गवर्नमेंट शायद नहीं भागेगी, लेकिन आपकी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जरूर भाग सकती है। और यहीं से शुरू होती है ट्रेजरी की असली कहानी, क्योंकि ट्रेजरी में रिस्क का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि पैसा वापस आएगा या नहीं। सवाल यह भी है कि पैसा कितना वापस आएगा, कब आएगा, किस करेंसी में आएगा, और उस समय मार्केट प्राइस क्या होगा, और सामने वाली पार्टी तब तक जिंदा होगी भी या नहीं। सो वेलकम टू द ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट। तो चाहे आप सीआरबी की तैयारी कर रहे हो या फिर ट्रेजरी मैनेजमेंट की या ट्रेजरी रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क की, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ट्रेजरी को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। बैंक में डिपॉजिट्स आए, लोन्स दिए गए, लेकिन पूरा पैसा लोन्स में थोड़ी चला जाता है। बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है, मनी मार्केट में बोरो एंड लेंड करना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना है, डेरिवेटिव्स में डील करना है, और इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर मैनेज करना होता है। और इन सबका प्रॉपर मैनेजमेंट ट्रेजरी करती है। इसलिए ट्रेजरी को कई बार बैंक का प्रॉफिट सेंटर भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जहां प्रॉफिट बनाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वहां लॉस का टैलेंट भी कम नहीं होता। इसलिए ट्रेजरी का पहला विलन है मार्केट रिस्क। सपोज बैंक ने एक बॉन्ड खरीदा, फेस वैल्यू थी 100 रुपीज की, कूपन फिक्स्ड है, आप खुश। लेकिन अगले दिन मार्केट इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब सोचो, मार्केट का नया बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, जो आपका पुराना कम इंटरेस्ट वाला बॉन्ड 100 रुपीज में कौन खरीदेगा? बायर बोलेगा, भाई डिस्काउंट तो दो। इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़े, यानी कि बॉन्ड प्राइसेस डाउन, और इंटरेस्ट रेट अगर कम हुए तो बॉन्ड प्राइसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। और यही बॉन्ड पोर्टफोलियो का इंटरेस्ट रेट रिस्क है, एंड ब्रॉडली ये मार्केट रिस्क का हिस्सा है। मार्केट रिस्क का मतलब मार्केट वेरिएबल्स में एडवर्स मूवमेंट के कारण ट्रेजरी पोजीशन की वैल्यू गिरने का रिस्क। इंटरेस्ट रेट्स बदल सकती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बदल सकता है, इक्विटी प्राइस बदल सकता है, कमोडिटी प्राइस बदल सकता है। मार्केट रिस्क बैंकिंग और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में अलग अलग फॉर्म्स में अराइज कर सकता है। सो इसलिए मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्वांटिफिकेशन यानी कि मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, मिटिगेशन, और साथ के साथ ट्रेजरी में ये टर्म्स जो होती है ना, VAR, वैल्यू एट रिस्क, एंड ड्यूरेशन, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि बॉन्ड आपका कितना नाजुक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बताता हूं। दो बॉन्ड्स हैं, दोनों की यील्ड 7% है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा 1%, तो क्या दोनों के प्राइसेस एग्जैक्टली सेम परसेंटेज से गिरेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ड्यूरेशन हमें यह बताता है कि बॉन्ड की प्राइस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के प्रति कितनी सेंसिटिविटी है। अगर ड्यूरेशन ज्यादा, यानी कि सेंसिटिविटी ज्यादा, और उतना ही ज्यादा रिस्क, यानी कि जनरली उतना बड़ा प्राइस इंपैक्ट होगा। मान लो किसी बॉन्ड पोर्टफोलियो में मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 है, यील्ड अप्रोक्सीमेटली 1%, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाती है, तो रफ अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग प्राइसेस 5% गिर सकते हैं। बिकॉज याद रखना, इंटरेस्ट रेट यानी कि यील्ड आपकी यहां पर बढ़ी है, तो प्राइसेस ड्रॉप होंगे। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो 5 के इक्वल थी, वो बेसिकली हमें रफली कितना चेंज आएगा विद 100 बेसिस पॉइंट्स ऑफ चेंज इन द यील्ड, उसके बारे में बताती है। और अगर पोर्टफोलियो 100 करोड़ का था, तो आपका इंपैक्ट ऑलमोस्ट 5 करोड़ का हो सकता है। अब क्लियर हो गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिफॉल्ट का डर तो बहुत कम होता है, लेकिन मार्केट रिस्क तो डेफिनेटली हो ही सकता है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब, अगर आप ये कहो कि बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सुवेरेन क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क जो है वो काफी मिनिमल है। लेकिन एक बात ये भी समझो, ड्यूरेशन अकेली क्या करेगी? ट्रेजरी हेड बोले, मुझे सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं जाननी, मुझे यह भी जानना है कि रीजनेबली बैड डे में कितना लॉस हो सकता है। सो वेलकम टू VAR, यानी कि वैल्यू एट रिस्क। अब नाम थोड़ा सा डेंजरस लग रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट काफी सिंपल है। सपोज करो वन डे 99% VAR इज इक्वल टू 5 करोड़। तो सिंपल मतलब समझते हैं। नॉर्मल मार्केट कंडीशंस एंड मॉडल एजम्पशंस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 99% कॉन्फिडेंस लेवल पर एक दिन का जो लॉस होगा वो 5 करोड़ से अधिक होने का एस्टिमेट नहीं है। सिर्फ 1% चांसेस है कि आपका रिस्क 5 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। लेकिन दिस इज रिलेटेड टू नॉर्मल कंडीशंस। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में ऐसा एबनॉर्मल डे आ गया जिस दिन सभी मॉडल्स की छुट्टी, तो एक्चुअल लॉस VAR से काफी ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए VAR के साथ हमें कंसीडर करना होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। VAR कंसीडर करता है नॉर्मली बैड डे हुआ तो क्या होगा, स्ट्रेस टेस्ट पूछता है भाई बहुत ज्यादा बुरा हो गया तो क्या होगा। अब RBI फ्रेमवर्क्स में
VAR मार्केट रिस्क मेजरमेंट्स को काफी ज्यादा अच्छा टूल माना गया है एंड स्ट्रेस और बैक टेस्टिंग के साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स के रूप में इसको देखा जाता है। और हाँ, एक और छोटा सा रूल, PVBP, इंटरेस्ट रेट केवल 1% थोड़ी मूव करेगी। सपोज सिर्फ एक बेसिस पॉइंट मूवमेंट हुआ, 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.01%। अब बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू एक बेसिस पॉइंट पर जितनी चेंज होगी उसी को हम PVBP यानी कि प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ब्रॉडली याद रखो, ड्यूरेशन यानी कि परसेंटेज सेंसिटिविटी, PVBP यानी कि एक बेसिस पॉइंट के मूवमेंट से मनी का इंपैक्ट, एंड VAR स्पेसिफाइड टाइम होराइजन के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पर पोटेंशियल लॉस का एस्टिमेट। अब तीनों एक तरह से कजन्स हैं, लेकिन तीनों एग्जाम्स में एक दूसरे के आधार पर नहीं होते। एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब होती है कहानी में डॉलर की एंट्री। सुबह के 11 बजे बॉन्ड वाली टेंशन थोड़ी सेटल हुई, डीलर के पास एक फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है। मान लो बैंक ने यूएसडी बाय किए, अब बैंक इफेक्टिवली लॉन्ग यूएसडी पर है। डीलर सोच रहा है डॉलर बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन डॉलर गिर गया, अब लॉस। इसे कहते हैं कौन सा रिस्क? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेक्स रिस्क तब पैदा होता है जब एक्सचेंज रेट चेंज होने से पहले ओपन फॉरेन करेंसी पोजीशन की वैल्यू एडवर्स तरीके से बदल जाए। सिंपल वैल्यू में समझो, लॉन्ग यूएसडी, यूएसडी एप्रिशिएट हुआ तो गेन होगा, लॉन्ग यूएसडी, यूएसडी डेप्रिशिएट हुआ तो लॉस होगा। ऑपोजिट पोजीशन में ऑपोजिट इंपैक्ट। इसलिए बैंक ट्रेजरी अनलिमिटेड फॉरेन करेंसी पोजीशन लेकर के नहीं बैठ सकती। फॉरेक्स ऑपरेशंस के लिए बोर्ड्स की जो अप्रूव्ड लिमिट्स होती हैं, पॉलिसीज होती है, ओपन पोजीशन लिमिट्स है, गैप लिमिट्स है, इस तरह के कंट्रोल्स होते हैं। आरबीआई फ्रेमवर्क ट्रेजरी फंक्शंस के लिए सूटेबल लिमिट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस और गैप्स कंट्रोल पर प्रिस्क्रिप्शन भी देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में। दोपहर के 12 बजे आपने दूसरे बैंक के साथ डेरिवेटिव की डील करी एंड डील शानदार, रेट आपके फेवर में चला गया, आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हो गई 10 करोड़ रुपए ज्यादा। पार्टी ए ने अब आपको देने हैं 10 करोड़ रुपए, आप बहुत खुश हो, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि पार्टी ए ने कर दिया डिफॉल्ट। अब मार्केट प्रेडिक्शन सही था, ट्रेड भी ठीक था, फिर भी पैसा गया, और यही है काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क। यानी सामने वाली पार्टी अपनी कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल ना कर पाए। ये कन्वेंशनल लोन क्रेडिट रिस्क से थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट में दिखाई दे सकता है। लोन में बोरोवर को पैसे देकर के कई बार कई ईयर्स का एक्सपोजर हो सकता है। ट्रेजरी ट्रांजैक्शन, स्पेशली डेरिवेटिव्स, इंटरबैंक प्लेसमेंट्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस, इनमें काउंटर पार्टी एक्सपोजर डील की करंट और फ्यूचर वैल्यू से पैदा हो सकता है। तो ट्रेजरी हेड सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि क्या ट्रेड प्रॉफिटेबल है, वो ये भी पूछेगा ट्रेड किसके साथ है। तो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस काउंटर पार्टी से क्या फायदा जो पेमेंट डेट पर सिर्फ और सिर्फ सीन करके चली जाए और आपको पैसे ही ना दे। लेकिन मान लो काउंटर पार्टी बैंकरप्ट भी नहीं हुई, आपने उसे करेंसी डिलीवर कर दी और दूसरे करेंसी अभी आपको मिली ही नहीं, यानी कि आपने यूएसडी परचेज करने थे, आपने पेमेंट कर दी, लेकिन आपको यूएसडी मिले ही नहीं। तो बीच में हो गया सेटलमेंट फेलियर, और इसे हम कहते हैं सेटलमेंट रिस्क, जिसको हम हर्स्टेड रिस्क या टेम्पोरल रिस्क के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शंस के दो लेग्स के साथ परफेक्टली सेटल होने के कारण जो आपका एक्सपोजर पैदा हुआ वो। तो ट्रेजरी में इसीलिए डील करना सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ऑफिस का काम नहीं होता। डील के बाद उसकी कंफर्मेशन, सेटलमेंट, अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन, एक पूरी मशीनरी चलती है, और यहीं पर हम अगले रिस्क पर चलते हैं, दैट्स द ऑपरेशनल रिस्क। डीलर का मार्केट व्यू ब्रिलियंट था, काउंटर पार्टी सॉलिड थी, लिक्विडिटी परफेक्ट थी, लेकिन डीलर ने 10 करोड़ की जगह टर्मिनल में 100 करोड़ पे पंच कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, मार्केट ने कुछ नहीं किया, इकोनॉमी ने कुछ नहीं किया, आरबीआई ने कुछ नहीं किया, कीबोर्ड ने कैरियर रिस्क पैदा कर दिया, और यही है ट्रेजरी का ऑपरेशनल रिस्क। जैसे एंट्री गलत डाल दी, अनऑथराइज ट्रेड कर दिया, कंफर्मेशन मिसमैच हो गया, सेटलमेंट एरर था, सिस्टम फेलियर था, फ्रॉड था, रिकंसिलिएशन फेलियर था। इसलिए ट्रेजरी में फेमस स्ट्रक्चर है, फ्रंट ऑफिस डील करता है, मिडिल ऑफिस रिस्क मेजर एंड मॉनिटर करता है, बैक ऑफिस जो भी डील्स होती है उनकी कंफर्मेशन, सेटलमेंट, अकाउंटिंग एंड रिकंसिलिएशन करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल, इन फंक्शंस का प्रॉपर सेग्रीगेशन, यानी कि इंडिपेंडेंसी होना जरूरी है तीनों डिपार्टमेंट्स का। तो आरबीआई गाइडेंस भी ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेटलमेंट, अकाउंटिंग, रिकंसिलिएशन के बीच में क्लियर सेपरेशन बताता है। क्यों? क्योंकि अगर वही आदमी ट्रेड करे, वही आदमी रिस्क चेक करे और वही आदमी सेटलमेंट करे, तो शाम को वही आदमी बोलेगा सर सब बिल्कुल सही है। तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो सेम पर्सन को सेम ड्यूटीज नहीं दे सकते। अब आती है सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन, यानी कि लिक्विडिटी रिस्क। दोपहर के 3 बजे मार्केट में लॉसेस हो गए, मार्जिन रिक्वायरमेंट आई, कुछ पेमेंट्स आज सेटल होने वाली हैं, बैंक को चाहिए इमीडिएट कैश। एसेट्स है, पोर्टफोलियो भी बड़ा है, लेकिन कैश नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रॉफिटेबल होना
और लिक्विड होना सेम चीज नहीं होती। आपके पास 500 करोड़ का एसेट हो सकता है, लेकिन आज शाम आपके पास 50 करोड़ की पेमेंट करने के लिए पैसा है और नहीं है, दैट्स द सेपरेट थिंग। और यही एक्चुअल प्रॉब्लम है और इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अब ट्रेजरी के पर्सपेक्टिव से इसे दो एंगल से समझ सकते हैं, एक होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क और दूसरा है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क यानी कि बैंक अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशन समय पर फंड ना कर पाए, और मार्केट लिक्विडिटी रिस्क यानी कि एसेट सेल तो हो सकता है, लेकिन जल्दी सेल करने से आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी कि बायर बोल रहा है बेचना है तो बेच दो, 100 रुपए वाला 90 रुपीज में लूंगा, आप बोलोगे इतना डिस्काउंट, मार्केट बोलेगी अर्जेंसी आपकी है मेरी नहीं है। अब समझते हैं एलसीआर एंड एनएसएफआर को। एलसीआर यानी कि लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म्स के लिए, एंड एनएसएफआर यानी कि लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन के ऊपर लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी रिस्क की जब बात होती है तो दो रेशियोज को बिल्कुल भी नहीं भूलना, एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एंड एनएसएफआर नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। एलसीआर शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से रिलेटेड है, बैंक के पास क्या अगले 30 दिन से रिलेटेड, नेट कैश आउटफ्लो से रिलेटेड क्या हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है, यानी कि उतना क्वालिटी एसेट पैसा आपके पास पड़ा है जो अगले 30 दिन की देनदारी, जो नेट देनदारी है उसको कवर कर ले। एंड प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम परसेंटेज फॉर एलसीआर इज 100%। और दूसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। अब ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फंडिंग स्टेबिलिटी को देखता है, लगभग 1 साल के टाइम होराइजन को, कि उस टाइम पीरियड के बीच में अवेलेबल स्टेबल फंडिंग कितनी है एंड रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग कितनी है, और इसका भी परसेंटेज 100% रखा गया है। अब ये सारे रिस्क एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों है, और यही ट्रेजरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। मान लो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई, बॉन्ड प्राइसेस गिर जाएंगी, मार्केट रिस्क आ गया, पोर्टफोलियो लॉस आया, मार्जिन और कोलेटरल रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, उसके लिए कैश चाहिए तो लिक्विडिटी रिस्क आ सकता है। फंडिंग के लिए एसेट जल्दी बेचना पड़ा, मार्केट लिक्विडिटी खराब होने के कारण और लॉस हो गया। डेरिवेटिव हेज काउंटर पार्टी फेल कर गई तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क आ गया। डीलर ने पैनिक में रॉन्ग ट्रेड डाल दिया तो ऑपरेशनल रिस्क आ गया। यानी कि ट्रेजरी रिस्क अलग अलग ड्रॉज में बंद नहीं है, ये एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। और यही रीजन है कि मॉडर्न ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट में एक लिमिट देखने का काम नहीं होता। तो ट्रेजरी रिस्क को कंट्रोल कैसे करती है? आप ट्रेजरी हेड आएगा और बोलेगा रिस्क खत्म कर दो, रिस्क मैनेजर बोलेगा सर ट्रेजरी बंद कर दूं, क्योंकि बिजनेस में जीरो रिस्क प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसको मेजर करो, लिमिट करो, मॉनिटर करो एंड एक्सेप्टेबल रिस्क लिमिट्स के अंदर अंदर रहते हुए एडिक्वेट रिटर्न को कमाओ। कंट्रोल्स में कॉमनली शामिल हो सकते हैं पोजीशंस लिमिट, डीलर की कितनी पोजीशन ले सकता है, डीलर लिमिट इंडिविजुअल डीलर के पास कितनी अथॉरिटी है, काउंटर पार्टी लिमिट यानी कि किस पार्टी के साथ कितना एक्सपोजर रख सकते हो मैक्सिमम, स्टॉप लॉस लिमिट यानी कि लॉस प्री डिटरमाइंड लेवल तक पहुंच जाए तो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, गैप लिमिट पर्टिकुलरली मैच्योरिटी एंड करेंसी मिसमैच को रोकने के लिए, ड्यूरेशन एंड पीवीपीपी लिमिट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वीएआर लिमिट यानी कि मार्केट रिस्क एक्सपोजर को क्वांटिफिकेशन के हिसाब से स्लो डाउन करने के लिए, स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में आप डिफरेंट सिनेरियोज को चेक करते हो एंड टेस्ट करते हो कि हमारा पोर्टफोलियो कहां जाएगा, एंड मार्क टू मार्केट यानी कि पोजीशन की आउटडेटेड परचेज प्राइस पर नहीं, जो रेलेवेंट करंट प्राइस है उसके ऊपर वैल्यूएशन करोगे। एंड साथ ही साथ आपके पास अवेलेबल है बहुत से हेजिंग टेक्निक्स जैसे फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स, ऑप्शंस, तो ये आपके अनवांटेड रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सो डेरिवेटिव्स मेडिसिन भी है एंड ओवरडोज भी, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। अब एक बैंक ट्रेजरी को इमेजिन करो, मार्केट मूव हुआ, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट मूव से बॉन्ड प्राइस बनती यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी मूव हुई तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, काउंटर पार्टी ने पेमेंट नहीं दी तो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क, कैश समय पर अरेंज नहीं हुआ तो फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, एसेट रीजनेबल प्राइस पर जल्दी सेल नहीं हो पा रहा तो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, डील गलत पंच हो गई तो ऑपरेशनल रिस्क, एक लेग सेटल हो गई दूसरा नहीं तो सेटलमेंट रिस्क। अब मेजरमेंट में अगर ड्यूरेशन की बात करें तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, पीवीबीपी यानी कि एक बेसिस पॉइंट पर आपके प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वीएआर स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस एंड होल्डिंग पीरियड के ऊपर आपको पोटेंशियल लॉस एस्टिमेट के बारे में बताता है, स्ट्रेस टेस्ट एक्सट्रीम सिनेरियोज में क्या होगा उसके बारे में बताता है। अगर वीडियो पसंद आई एंड कुछ अच्छा सुनने को या जानने को मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।